कार्यक्रम अन्नदाता सुनिए सारे बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज अन्नदाता कार्यक्रम में चर्चा करेंगे खुंब की देखभाल कैसे करें और आज की नसीहत के तहत चर्चा करेंगे जैविक कृषि समय की आवश्यकता क्यों और जानकारी लेंगे भाइयों खली की खाद का महत्व और उसके प्रयोग की विधि पर। और साथ ही भाइयों जानकारी लेंगे कृषि और डेयरी फार्मिंग में जीएसटी सुधार के ऊपर और करवाओगे भाइयों का मनोरंजन भी और जो दूसरे समसामयिक विषय हैं उन पर भी करेंगे चर्चा। तो भाइयों शुरुआत करें खुंब की देखभाल किस तरह करें। किसान भाइयों या जो हमारे जो छोटे कृषक भाई हैं जो खुंब की खेती कर रहे हैं, तो खुंब की फसल में अनेक प्रकार के फफूंद, जीवाणु, विषाणु जनित रोग का प्रकोप देखा जावा है और इनकी पहचान करना, इनकी रोकथाम करना बहुत जरूरी है भाइयों। तभी जो है किसान भाई या जो जिन भाइयों ने खुंब की फसल ले रखी है वो इसका भरपूर फायदा उठा पाएंगे। तो बात करें भाइयों पहले फफूंद जनित रोग की। इसमें मुख्य रोग है भाइयों सूखा बुलबुला, ड्राई बबल जिसने इंग्लिश में कहते हैं। और इस बीमारी का मुख्य जो कारण है वो है फफूंदी और इस बीमारी के कारण भाइयों खुंब की जो टोपी है उस पर भूरे रंग के धब्बे नजर आवे हैं और कुछ समय के बाद भाइयों ये धब्बे सिकुड़ जाए और इन पर गहरे भूरे रंग का चूर्ण दिखाई देना शुरू हो जाए और जो टोपी है उसकी आकृति बिगड़ के एक और झुकनी शुरू हो जाए और तना फट जाए। खुंब की फसल में भाइयों यो रोग जो है कंपोस्ट और केसिंग मिश्रण का अच्छी तरह से पास्तुरीकरण ना करने के कारण या फिर खुंब भवन में प्रयोग करे जाने वाले जो यंत्र हैं उनका पूरी तरह से कीटाणु रहित ना होने के कारण यह समस्या आ जाए और इसके नियंत्रण खातिर भाइयों एंडोफिल M45 ताकत की दवाई 0.2% हमने लेनी है या बावास्टीन 0.05% के घोल का छिड़काव करना है। तो खुंब भवन में भाइयों हम जो सूखा बुलबुला है इस रोग पर नियंत्रण कर पाएंगे। साथ ही भाइयों जो खुंब भवन है उसमें प्रयोग होने वाले सभी यंत्रों का फार्मेलिन पे हमने उपचार करना है, तभी उनका इस्तेमाल हमने करना है। साथ ही एक और जो है फफूंदी जनित रोग हम देखे हैं खुंब फसल में वो है गीला बुलबुला। इस बीमारी के कारण भाइयों खुंब विकृत नजर आवा है, साथ ही तना फूल जो है और जो प्रभावित खुंब है वो सड़ने लगा है और उसमें तय भूरा रंग का जो एक चिपचिपा पदार्थ भी निकलना शुरू हो जाए। रोकथाम खातर भाइयों सफाई का विशेष ध्यान रखें और साथ ही एंडोफिल M45 इसी ताकत की दवाई 0.2% घोल का हमने छिड़काव करना है। साथ ही एक और फफूंद जनित रोग हम देखा है वो है कॉब वेब यानी कि जाली वाला रोग और केसिंग मिट्टी पे जो है धुंधला सफेद सा जाड़ा दिखना शुरू हो जाए और बाद में भाइयों जाड़ा जो है वो खुंब को भी चारों ओर तक ढक ले है। रोग ग्रसित खुंब रुई के गोलों की तरह दिखाई देनी शुरू हो जाए और अंदर तब वो गड़ के सड़नी शुरू हो जाए। बाद में इसका रंग हल्के लाल रंग का हो जाए और आमतौर पर यह केसिंग और कंपोस्ट में अधिक नमी और रोग ग्रसित जो खुंब है उनके बेड पर छोड़ने के कारण फैला है। इसकी रोकथाम खातर भाइयों कमरे में एक तो नमी की मात्रा हमने कम करनी पड़ेगी और साथ ही छिड़काव के बाद भाइयों पंखा जरूर चला दें और एंडोफिल M45 इसी ताकत की दवाई ने 0.2% का हमने खुंब भवन में छिड़काव भी करना है। इसके अलावा भाइयों हम देखे हैं जीवाणु जनित रोग जिसमें हम इसमें एक मुख्य रोग है बैक्टीरियल ब्लोच। ये एक प्रकार का जो है जीवाणु रोग है और जीवाणु रोग होने के कारण भाइयों जो रोग ग्रसित जो खुंब है उसकी टोपियों पर और तनों पर भूरे रंग के धब्बे दिखाई देने शुरू हो जाए और खम पीली और चिपचिपी हो जाए। इसकी रोकथाम खातर भाइयों रोग ग्रसित जो खुंब है उसने निकाल कर ब्लीचिंग पाउडर जो कि हमने लेना है 0.05% उसका छिड़काव करना है और जो सैयाएं हैं उन पर नमी कम रखनी है। साथ ही भाइयों खुंब भवन का जो दरवाजा है वो कम से कम 1 घंटे तक हमने खोल कर रखना है ताकि शुद्ध साफ हवा अंदर जा सके। इसके अलावा भाइयों एक और जो इसमें समस्या देखी जाओ वो है जिंजर ब्लॉच। मुख्य जो खास तौर पर जो खुंब की टोपी है या जो तने हैं उस पर अदरक के रंग के 1-2 मिलीमीटर जो गहरे धब्बे से दिखाई देने शुरू हो जाए और इनका रंग बाद में बदलना शुरू हो जाए। रोकथाम खातर भाइयों ब्लीचिंग पाउडर हमने 0.05% का छिड़काव करना है और साथ ही जो थैले हैं उनमें भी उचित नमी हमने बना कर रखनी है।
और अब बात करें भाइयों विषाणु जनित रोग की, तो खुम्ब की फसल में कई बार अनेक प्रकार के विषाणु जनित रोग का भी प्रकोप देखा जाओ है, जिससे फसल बिल्कुल नष्ट हो जाए। और जब विषाणु जनित रोग हुआ तो उसके लक्षण हमने के दिखाई दे हैं। एक तो जो विषाणु जनित रोग है उसके प्रकोप तो भाइयों खुम्ब घने गुच्छे में निकलनी शुरू हो जाए है, और शुरू में तो भाइयों जो पिन हेड है यानी कि जो खुम्ब की जो कलिकाएं हैं वो देर तक बना है, और कई कलिकाएं जो है वो केसिंग परत के अंदर ही बना है, और खुम्ब मटमैली हो जाए, जल्दी खुल जाए, और तने जो है वो लंबे होने शुरू हो जाए, टोपियों का छोटा रहना और कमान की तरह उनका मुड़ जाना, ये मुख्य लक्षण है भाइयों। और खुम्ब केसिंग में बहुत ढीले से जुड़े रहे हैं और हल्का सा छूने पर जो है गिर कर नीचे पड़ जाए। साथ ही इन्हें दबाने पर इनमें से पानी जैसा एक पदार्थ निकला है, और विषाणु कंपोस्ट और जो खुम्ब है उसके जाले पर ही जीवित रहा है। साथ ही हवा के माध्यम और पानी के माध्यम तय भी ये दूर तक फैल सके है। तो इसकी रोकथाम खातर जो हमारे किसान भाई हैं उन्हें एक तो खुम्ब भवन की सफाई पर खास तौर पर ध्यान रखना है। साथ ही खुम्ब को खुले में, जैसे ही खुम्ब खुले तो खुलने पर पहला उन्हें तोड़ लें। सभी जो पेटी हैं, थैले हैं या जो सैया हैं उन पर 2% फार्मेलिन के घोल का उपचार जरूर करें, और बिजाई के तुरंत बाद भाइयों खाद को फार्मेलिन के उपचारित अखबार तक ढक दें। बिजाई के बाद हमने जो है खुम्ब कक्ष और जो कंपोस्ट है उसके तापमान और नमी का भी हमने खास तौर पर ध्यान रखना है, और खुम्ब मक्खी का प्रकोप होते ही हमने भली भांति उसकी भी रोकथाम करनी है। बीज हमेशा भाइयों उपयुक्त और भरोसेमंद प्रयोगशाला तक ही खरीदें, और फसल जब समाप्त हो जाए तो उसके बाद उत्पादन कक्ष में 12 घंटे तक 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखें, और उसके बाद भाइयों कंपोस्ट को जो है फसल कक्षों में दूर गड्ढों में डाल दें। तो ये तो भाइयों हमने ली जानकारी खुम्ब की मुख्य बीमारी, चाहे वो फफूंद जनित हो, जीवाणु जनित हो, चाहे वो विषाणु जनित हो, उनकी हमने किस तरह रोकथाम करनी है और अपनी खुम्ब फसल की हमने किस तरह से देखभाल कर। अब बात करें भाइयों मौसम की, तो आज का अधिकतम तापमान रहा 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहा 26 डिग्री सेंटीग्रेड, और आने वाले कल का अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 31 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 26 डिग्री सेंटीग्रेड। और साथ ही जिक्र करना भाइयों कल के कृषि कार्यक्रम का, तो कल किसान वाणी कार्यक्रम में चर्चा करेंगे सूत्रकृमि प्रबंधन में मिट्टी की जांच के महत्व पर, और नई फसल नई उमंग के तहत चर्चा करेंगे गेंदे के फूलों की बिजाई में सावधानी पे, और जानकारी लेंगे भाइयों प्राकृतिक खेती में प्राकृतिक खेती शुरू कैसे करें। और इब ले भाइयों जानकारी कृषि में, और जो डायरी और शहद फार्मिंग जो किसान भाई कर रहे हैं उसमें जीएसटी सुधार के लाभ किसान भाइयों को मिलेंगे। किसान भाइयों केंद्र सरकार ने कृषि और डेयरी सेक्टर में बड़े जीएसटी सुधार करे हैं, और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसको ऐतिहासिक और क्रांतिकारी भी बताया है, क्योंकि भाइयों इससे खेती किसानी है, पशुपालन है, डेयरी क्षेत्र है, उसमें सीधा किसान भाइयों को फायदा मिलेगा। और किसानों और डेयरी उत्पादों में भी इस फैसले पर जो किसान भाई हैं या जो डेयरी उत्पादक भाई हैं उनने भी इस फैसले पर बड़ी खुशी जताई है। बात करें ट्रैक्टर और जो खेती बाड़ी में हम उपकरण प्रयोग कर रहे हैं वो सारे सस्ते होंगे। ट्रैक्टर उनके पार्ट हैं, कृषि उपकरण हैं, उस पर जीएसटी कम कर दिया गया है, और 1800 सीसी के से जो कम इंजन वाले जो ट्रैक्टर हैं उन पर अब केवल 5% जीएसटी लगेगा, और ट्रैक्टर के जो टायर हैं, ट्यूब हैं, हाइड्रोलिक पंप हैं या जो दूसरे पार्ट हैं उन पर भी टैक्स अब 18% तक घटाकर 5% कर दिया गया है। एक उदाहरण लें तो भाइयों जो 35 HP का जो ट्रैक्टर है वो पहला 6,50,000 रुपये का मिला था, तो अब वो जो है 6,09,000 रुपये में मिलेगा, यानी कि किसान भाई को सीधा 41,000 रुपये का बचत होगी। वहीं भाइयों जो 75 HP का जो ट्रैक्टर है वो किसान भाइयों को उस पर जो बचत मिलेगी वो लगभग 63,000 रुपये की किसान भाई को बचत मिलेगी। इसी के साथ भाइयों जो उर्वरक हैं और जो कीटनाशक हैं उसमें भी जीएसटी दरों में कटौती करी गई है, चाहे वो अमोनिया है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, इन सब पर जीएसटी जो है 18% तक घटाकर 5% कर दिया है, जिससे उर्वरक की कीमत घटेगी और किसान भाई की लागत कम हो जाएगी। इसके अलावा भाइयों 12 बायो पेस्टिसाइड्स
और कई जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उन पे भी टैक्स 12% तक घटाकर 5% कर दिया है, जिससे जैविक खेती को भी बढ़ावा मिलेगा और हमारी जो मिट्टी है उसकी गुणवत्ता भी सुधरेगी। साथ ही फल, सब्जी, मेवे और दूसरे जो प्रोसेस फूड हैं, यानी कि जो हम सब्जी, मेवे और फलों तक बढ़ावा हैं, उन पे भी जीएसटी 12% तक घटाकर 5% कर दिया है, जिससे किसान भाइयों को बेहतर दाम मिलेगा, कोल्ड स्टोरेज की मांग बढ़ेगी और जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है भाइयों वो भी मजबूत होगा। साथ ही दूध और पनीर पे अब जीएसटी जो है वो शून्य कर दिया है, बिल्कुल खत्म कर दिया है सरकार ने। और मक्खन और घी पे भाइयों टैक्स 12% तक घटाकर 5% कर दिया है। दूध रखने के लिए इस्तेमाल होने वाले जो स्टील और एल्यूमिनियम के जो डब्बे हैं उन पे भी टैक्स भाइयों 12% तक घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे जो डेयरी किसान हैं उनको सीधा सीधा लाभ मिलेगा। इसके अलावा भाइयों जो प्रिपेयर्ड या जो प्रिजर्व फिश है, जो मछली है जो हम जिन्हें फ्रीज करके रखे हैं, उन पे भी टैक्स भाइयों 12% तक घटाकर 5% कर दिया गया है। साथ ही प्राकृतिक और जो कृत्रिमिक शहद है उस पे भी जीएसटी 18% तक घटाकर 5% कर दिया है। इससे मधुमक्खी पालक जो भाई हैं, आदिवासी समुदाय और जो ग्रामीण में जो स्व सहायता समूह में काम कर रहे हैं उन सबको लाभ मिलेगा। और इसके अलावा भाइयों जो सौर ऊर्जा पर चलने वाले उपकरण हैं उन पर भी टैक्स 12% तक घटाकर 5% कर दिया है, जिससे हमारी सिंचाई की लागत भी घटेगी, किसान भाई को सस्ती ऊर्जा उपलब्ध हो जाएगी। और वहीं जो तेंदू पत्ते हैं उस पर भी जीएसटी 18% तक घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे आदिवासी समुदाय हैं, खासतौर पर जो उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य हैं वहाँ पर जो लोगों की मुख्य आजीविका का साधन ही तेंदू पत्ता है, उन सबको इससे बड़ी राहत मिलेगी। और इन सभी सुधारों तो भाइयों खेती की लागत घटेगी और किसान भाई की आमदनी बढ़ेगी, कृषि उत्पाद और जो प्रोसेस फूड है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है अधिक उनकी मांग बढ़ेगी, जिससे भारत को जो आयातित खाद्य पदार्थ है उस पर निर्भरता घटेगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को भी मजबूती देने में ये मदद करेगा। तो ये तो भाइयों ली जानकारी कृषि में जीएसटी सुधारों पे। और इब करवाऊं भाइयों का मनोरंजन, सुनिए लोकगीत। तेरी तायस पीतस कट्ठी होके बहू मिलके तारण आई, चाल बहू घर उठ ले, अब क्यों देर लगाई। तायस पीतस कट्ठी होके बहू मिलके तारण आई, चाल बहू घर उठ ले, अब क्यों देर लगाई। बहू क्यों देर करे से, क्यों ना घर ने चाले, केले जैसा गात बहू का खड़ी पदम निसिहाले, चार असर पी तेरी पीतस घले, चार असर पी तेरी पीतस घले, बहू तेरे मुंह दिखाई, चाल बहू घर उठ ले, क्यों देर लगाई। मेरी तायस पीतस कट्ठी होके बहू में के तारण आई, चाल बहू घर उठ ले, क्यों देर लगाई। पल्लाठा मुँह देखण लगी, पल्लाठा मुँह देखण लगी, कच्चा रूप का चाला, गोरा 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 गात बहू का जन तेरा चांद उजाला, सबते डंगे निराला से, हाँ सबते डंगे
चाई चाल बहू घर उठ ले फिर क्यों देर लगाई तेरी ताय से पिता से कहती हो के बहू मिल के तारण आई चाल बहू घर उठ ले फिर क्यों देर लगाई सारा शहर सराहना करता सारा शहर सराहना करता सब ते सुथरा भाग तेरा पत्ती मिला से जोड़ी का यो ते धोवण न जलता गे तेरा फुल्लो फड़ो सुहाग तेरा हाँ फुल्लो फड़ो सुहाग तेरा शरण सतगुर की तुल्ले रामे शरण सतगुर की कार सीख ली गावन की सत की डोर जा छूट हाथ में फेर नहीं अथावन की तेरे बहू अड़ आवन की हाँ तेरे बहू अड़ आवन की मारे घर घर बटे मिठाई चाल बहू घर उठ ले क्यों देर लगाई तेरी ताय से पिता से कहती हो के बहू मिल के तारण आई चाल बहू घर उठ ले क्यों देर लगाई। करमपाल की आवाज में यह तो सुनी भाइयों ने रागनी। यह संदेश यूनेस्को व आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। जलवायु और गरीबी, यह एक संदेश है यूनेस्को की तरफ से। जलवायु परिवर्तन सबको प्रभावित करता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान गरीब लोगों को होता है। गरीबी की वजह से लोग जलवायु के असर से बचने या उभरने में कम सक्षम होते हैं। खासकर महिलाएं और बच्चे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। गरीब समुदाय अक्सर कच्चे घरों में रहते हैं, जिनके पास पैसे कम होते हैं और जो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बसते हैं। उनके लिए खतरा और भी ज़्यादा होता है। वह जलवायु परिवर्तन के जिम्मेदार तो नहीं होते, फिर भी उसका सबसे बड़ा असर उन्हीं पर पड़ता है। जलवायु परिवर्तन भूख और गरीबी मिटाने की कोशिशों को भी धीमी कर देता है। क्या आप जानते हैं 2020 में 9.5% आबादी अत्यधिक गरीबी में जी रही थी। पिछले 20 सालों में पहली बार गरीबी बढ़ी है। और भाइयों, आज की नसीहत के तहत अब चर्चा करें जैविक कृषि समय की आवश्यकता पर। किसान भाइयों, जैविक खेती कोई नई खेती नहीं है, क्योंकि ये कई वर्षों तक प्रचलित है और यह बस एक ऐसी खेती है जिसमें फसलों को पोषक तत्व प्रदान करने के लिए जैविक पदार्थों के साथ साथ लाभकारी जो सूक्ष्म जीव हैं उनका भी हम प्रयोग कर रहे हैं, जिससे कि जो जमीन की उपजाऊ शक्ति है वो बढ़े है, मिट्टी का स्वास्थ्य बढ़े है और साथ ही भाइयों जो जैविक अपशिष्ट है उनका भी प्रयोग हो जाए। जिस तरह फसल अपशिष्ट है, पशु अपशिष्ट है, कृषि अपशिष्ट है या जलीय अपशिष्ट है। और हाल ही के समय में देखा गया कि दुनिया भर के कई किसानों के बीच जो खेती का ये तरीका है बड़ा तेजी से लोकप्रिय हो रहा है और इसे अपनाने के पीछे एक मुख्य कारण ये है कि इससे किसान भाइयों का कल्याण जो है वो बढ़िया हो रहा है, बेहतर हो रहा है और पर्यावरण पर भी इसका प्रभाव कम है। जैविक खेती
पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ भाइयों जो जैविक खेती है ये पर्यावरण खातिर क्यों बढ़िया है, क्योंकि किसानों ने जो है स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे के लिए जो है जैविक खेती को अपनाया है। और इसके अलावा जैविक खेती के जो उच्च पोषण मूल्य हैं वाले जो खाद्य पदार्थ है वो पैदा हुए हैं और खाद्य विविधता है वो भी बढ़े है। साथ ही जैविक खेती हानिकारक तत्वों ने भी कम करे है, क्योंकि इसमें भाइयों केवल जो प्राकृतिक चीजें हैं हम उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। बात करें स्वास्थ्य की तो जैविक खेती का उद्देश्य भाइयों हानिकारक रसायनों के उपयोग को रोकना है और जहरीले जो अवशेष हैं उनको छोड़ना है, और ताकि जो हमारी मिट्टी है उसके ऊपर इसका नकारात्मक प्रभाव ना पड़े और मिट्टी में पाए जाने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं, जानवर हैं, यहाँ तक कि जो मनुष्य हैं वो भी इससे प्रभावित हुए हैं। और इससे भाई कृषि में जो प्रचलित एक कहावत भी है कि जब स्वस्थ मिट्टी होगी तो स्वस्थ फसल पैदा होगी, और स्वस्थ फसल होगी तो स्वस्थ शरीर होगा, और अगर स्वस्थ शरीर होगा तो मन भी स्वस्थ होगा, और अगर मन स्वस्थ होगा तो भाइयों जो प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी मजबूत होगी और हम रोगों से बचेंगे। साथ ही भाइयों जो जैविक खेती है वो हमारे पूरे पारिस्थितिक तंत्र ने भी प्रभावित करे है। खेती में जो पारिस्थितिकी है उसके सिद्धांत में भाइयों पर्यावरण के अनुकूल तरीकों का उपयोग इसमें शामिल है, जैसे कि मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ावा देना। ये ऐसे तरीके हैं जो मिट्टी के कटाव, मिट्टी का जो क्षरण है उसने रोके हैं, और साथ ही प्रकृति को दूषित होने वाले जो तत्व हैं उन से भी छुटकारा दिलावा है। जैविक खेती के अगर हम तरीकों की बात करें तो भाई उसमें मुख्य तरीका है फसल चक्र। फसल चक्र का सीधा सा मतलब है कि एक ही जमीन पे हर मौसम में एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति की ओर स्थानांतरण करना। इसमें यह सुनिश्चित जो है निश्चित समय अवधि के बाद जो है हम फसलों को बदल बदल कर जो है बोए हैं, और इससे भाइयों अलग अलग तरह की जो जड़ वाली जो फसलें हैं वो मिट्टी में कटाव न रोके हैं। मिट्टी के जो आवश्यक पोषक तत्व हैं वो फसल अपने आप पूरा करता है, और कीटों और जो खरपतवार है उसके संक्रमण से भी छुटकारा मिला है। साथ ही जो और समस्याएं हैं उससे निपटने के लिए भी जो रासायनिक जो संदूषण है उससे भी छुटकारा मिला है। इससे पैदावार भी बढ़े है और लागत भी कम हो है। साथ ही हरी खाद का अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो हरे पौधे हैं उनको मिट्टी के साथ मिलाने से जो है कार्बनिक पदार्थ खास तौर पर नाइट्रोजन की मात्रा बढ़े है। इसके अलावा मिट्टी में नमी की मात्रा में सुधार हुआ है, और जो सूक्ष्म जीव हैं उनके लिए जो पोषक तत्व हैं वो भी बढ़े हैं। इससे मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, और साथ ही जो मिट्टी की जो ऊपर वाली परत है उसमें उपजाऊ शक्ति बढ़कर खरपतवार को नियंत्रण करने की ताकत भी बढ़े है। इसी के अलावा भाई पशु खाद है वो भी हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, और जैविक खेती के लिए भाइयों जो पशु की जो खाद है यानी कि जो कच्ची और जो कंपोस्ट सामग्री है वो भी हमने मिले हैं, और सामग्री में किसी प्रकार का कोई सिंथेटिक योजक भी नहीं होता। इसलिए जो प्राकृतिक रूप से या हम जो को है जैविक जो खेती कर रहे हैं वो हर प्रकार से जो है जहर से मुक्त है। और अगर इसके लाभ की बात करें भाई जैविक खेती के लाभ के हैं तो एक तो हानिकारक जो कीटनाशक है उसका अभाव होना, यानी कि जो पारंपरिक खेती है, जो हमारी प्राकृतिक खेती है, जैविक खेती है, उसमें इस्तेमाल होने वाले जो कई तरह के जो पदार्थ हैं उसमें हानिकारक कीटनाशक कहीं भी नहीं है, दूर दूर तक कोई कीटनाशक नहीं है। और कीटनाशक जो है जो हवा ने, जल ने, मिट्टी ने सब ने दूषित करे हैं, उस सब से जो है हमारी मिट्टी, हवा और जल सब बच जाए भाइयों। साथ ही स्थायी रूप से जो है स्वस्थ मिट्टी देखने मिले है जैविक खेती। तो भाइयों जैविक खेती के विपरीत अगर हम जो पारंपरिक खेती है वो मूल्यवान और पोषक तत्वों को छीन रही है जो हम आज कर रहे हैं, और जो कृषि में उर्वरक है उनके माध्यम से भाइयों जो कृत्रिमिक रूप से वापस लौट रहा है। और यह विधि भाइयों स्वस्थ बैक्टीरिया जो अन्य अपघटक हैं उनके विकास में जो प्रोत्साहित नहीं करती। तो मिट्टी के स्वास्थ्य को स्थिर रखने के लिए हमें जैविक खेती की तरफ जाना पड़ेगा। इससे जैव विविधता बढ़ेगी और जो है पर्यावरण का संतुलन बना रहेगा। इसलिए भाइयों हमने जो है ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खेती की तरफ बढ़ना जरूरी है। और अब ले भाइयों जानकारी खड़ी की खाद के महत्व और उसके उपयोग की विधि पर। जो तिलनी फसल है भाइयों उसमें तेल निकालने के बाद जो बचा पदार्थ रह जाए उसने हम खड़ी कहे हैं, और यह खड़ी जो है जब खेत में खाद के रूप में प्रयोग करी जावे है तो खड़ी खाद कहलावे है। और खड़ियों में गोबर की खाद कंपोस्ट की तुलना में नाइट्रोजन ज़्यादा मात्रा में है, इसलिए इसका प्रयोग भाइयों हम खाद के रूप में कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर खड़ियों में जो है फास्फोरस और पोटाश भी बहुत मात्रा में पाया जावा है, तो इसलिए बहुत बेहतर मानी जावा है खड़ी की खाद। अब जो खड़ी की खाद है वो दो तरह की है, एक तो है
खाद खलियां जिन्हें पशुओं को खिलाओ हम, जैसे बिनोड़ा हो गया, मूंगफली है, सरसों है, तारामीरा है, तिल है, नारियल है। और दूसरी है अखाद्य खलियां जिसमें हम पशु को नहीं खिलाते, उसमें मुख्य रूपतः है महुआ, अरंडी, नीम और करंज। अब इन खलियों का जो प्रयोग है ना केवल खाद के रूप में बल्कि हम कीटनाशक के रूप में भी कर सकते हैं। जिस तरह अरंडी की जो खड़ है वो दीमक की रोकथाम खातर बहुत बढ़िया एक कीटनाशक के रूप में काम कर रहा है। साथ ही नीम की जो निम्बोड़ी तक बनी बदबूदार खड़ है वो भी कीटनाशक के रूप में काम कर रहे हैं। और इसकी प्रयोग विधि की बात करें तो भाइयों खड़ी की खाद का प्रयोग हम मुख्यतः जो सिंचित या जो पर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्र हैं उसमें हम कर रहे हैं। और खड़ियों के अपघटन के लिए भाइयों मिट्टी में उचित मात्रा में नमी का होना बहुत जरूरी है। और साथ ही भाइयों खड़ियों को बिजाई तक पहला कूट कर व पीस कर चूर्ण बना लें और उसके बाद भाइयों सही समय आने पर खेत में एक सार बिखरा दें और उसके बाद जुताई करके खेत में मिला दें। और खड़ियों को बुआई तक पहला और बाद में भी हम प्रयोग कर सके हैं। तो बुआई तक पहला अगर हमने खड़ियों का प्रयोग करना तो उसमें महुआ की जो खड़ है उसके अतिरिक्त हम सभी खड़ियों का चूर्ण जो है बुआई तक 10 से 15 दिन पहला खेत में प्रयोग कर सके हैं। महुआ की जो खड़ है उसका प्रयोग बुआई तक 2 महीने पहले करना जरूरी है, क्योंकि इसकी खड़ में भाइयों सेपोनिन नाम का एक रसायन पाया जाता है और जिसका धान की फसल में बहुत ही बढ़िया योगदान है। साथ ही खड़ियों को खेत में एक सार बिखेर कर हड़ की जुताई करके मिट्टी में जो है अच्छी तरह से मिला दें। और कुछ खड़ी ऐसी भी भाइयों जिनमें हम बुआई के बाद भी प्रयोग कर सके हैं, यानी कि अंकुरण के पश्चात पौधों के जमने के बाद पौधे के आसपास बारीक पिसी हुई खड़ी की खाद के चूर्ण का प्रयोग हमने करना चाहिए। और कंदमूल वाली जो फसलें हैं उसमें मिट्टी चढ़ाते समय भाइयों खड़ियों का प्रयोग जरूर करें। तो अगर हम खड़ियों की खाद का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें नाइट्रोजन के साथ साथ किसान भाइयों को फास्फोरस और पोटाश भी पर्याप्त मात्रा में मिल जाए, जिससे जो है हमारी फसल प्राकृतिक रूप से सारे पोषक तत्व ले पावे है और पर्यावरण पर भी इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये तो भाइयों ली जानकारी खड़ी की खाद के महत्व और इसके उपयोग पर है। और इसी के साथ भाइयों आज के अन्नदाता कार्यक्रम का समय यहीं तक। अपने भाई विनोद ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।